सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। हिंदुओं में जिस प्रकार जाति के अंदर विवाह का विधान है, उसी प्रकार अपने गोत्र, अपने प्रवर्त तथा अपने सपिंड में विवाह का निषेध है। जाति के अंदर विवाह करने को अंतर्विवाह अर्थात एंडोगेमी कहते हैं। गोत्र, प्रवर्त तथा सपिंड के बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह अर्थात एक्सोगेमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोत्र, प्रवर्त तथा सपिंड का क्या अर्थ है और इनमें विवाह करने का निषेध क्यों है। भारतीय साहित्य के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप ऋषियों की संतान गोत्र कही गई हैं। इन 7 में अगस्त्य की संतान को भी गोत्र कहा गया है। ये गोत्र तो पहले 7-8 ही थे, परंतु आगे चलकर इनकी संख्या हजारों लाखों तक पहुंच गई। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि किसी परिवार का जो आदि प्रवर्तक था, अर्थात जिस महापुरुष से परिवार चला था, उसका नाम परिवार का गोत्र था और उस परिवार के जो स्त्री पुरुष थे वे आपस में भाई बहन समझे जाते थे। और क्योंकि भाई बहन की शादी अनुचित प्रतीत होती है, इसलिए एक गोत्र के लड़के लड़की का विवाह वर्जित था। गोत्र के संबंध में याज्ञवल्क्य तथा बौधायन का कथन है कि इनकी संख्या 8 न होकर हजारों है, परंतु एक वंश परंपरा में खानदान का जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ, चाहे वह आदि काल में हुआ चाहे वह बीच के काल में हुआ, उसके नाम से गोत्र चल पड़ा। इस दृष्टि से भी गोत्र का अभिप्राय अपने खानदान के ही किसी व्यक्ति से प्रतीत होता है। गोत्र के संबंध में जो परंपरा चली आती है, उससे भी यह प्रतीत होता है कि इसका खानदान के किसी आदिकालीन महापुरुष से संबंध है। जिन लोगों का आदि पुरुष एक रहा हो, वे आपस में एक दूसरे के लड़के लड़की को भाई बहन समझते थे और इसीलिए उनका आपस का विवाह निषिद्ध था। यह किसी प्रकार का रक्त संबंध नहीं था, परंतु बहुत दूर की किसी पीढ़ी का, इतनी दूर की पीढ़ी का कि इसे शारीरिक संबंध कहने के स्थान में भावनात्मक संबंध मानना अधिक संगत प्रतीत होता है। आजकल के युग में ऐसे कल्पनात्मक संबंध के आधार पर विवाह का निषेध करना अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस आधार पर तो सारा मानव समाज एक परिवार है। अगर सभी लोग 8 ऋषियों की संतान हैं, तो ये 8 ऋषि भी तो किसी एक ऋषि की ही संतान होंगे। इसलिए सगोत्र विवाह का निषेध पहले कभी सार्थक रहा होगा, परंतु आज के युग में जब वंश परंपरा का सिलसिला बहुत आगे निकल गया है, यह निषेध निरर्थक निषेध रह गया है। वर्तमान अवस्था में सगोत्र विवाह का निषेध लगभग ऐसा है जैसे कई लोग अपने गांव की लड़की से शादी नहीं करते, क्योंकि गांव के सभी लोग संबंधी माने जाते हैं। जैसे गोत्र ऋषियों के नाम हैं, वैसे ही प्रवर भी ऋषियों के ही नाम है। प्रवर शब्द वृंग्य वर्णे धातु से बना है। इसका अर्थ हुआ चुन लेना। प्र का अर्थ है विशेष रूप से, जिसे विशेष रूप से प्रार्थना के लिए यज्ञ में चुन लिया जाए, उसे प्रवर कहते हैं। श्री पांडुरंग वामन काणे का कथन है कि यज्ञ करते समय पुरोहित कुछ प्रसिद्ध यशस्वी ऋषियों को चुनकर उनके नाम से यज्ञ में आहुति देता था और प्रार्थना करता था कि मैं अग्नि में वैसे ही आहुति देता हूँ जैसे भृगु, अंगिरा, शुचि और आदि ने दी थी। ये प्राचीन ऋषि अनेक ऋषियों में से चुन लिए जाने के कारण प्रवर कहलाने लगे। पुरोहित ने जिन ऋषियों को चुन लिया वे पुरोहित के प्रवर हुए, और क्योंकि यजमान यज्ञ के लिए पुरोहित को चुनता है, इसलिए पुरोहित के प्रवर ही यजमान के भी प्रवर समझे जाने लगे। इस प्रकार पुरोहित के तथा यजमान के प्रवर एक ही हो गए और प्रवर के लोगों में विवाह संबंध निषिद्ध समझा गया। इसलिए
निषिद्ध समझा गया क्योंकि एक ही प्रवर के लोग आपस में भाई बहन के समान हैं। श्री काणे का कथन है कि गोत्र तथा प्रवर दोनों प्राचीन ऋषियों के नाम हैं। गोत्र अर्वाचीन 8 ऋषियों के नाम हैं, उन ऋषियों के जिनसे आजकल की वंश परंपरा चल रही है। प्रवर इन अर्वाचीन 8 ऋषियों के भी प्राचीन वंश प्रवर्तकों के नाम हैं। जिस आधार पर गोत्र में विवाह करना वर्जित है, उसी आधार पर प्रवर में विवाह करना वर्जित है। परंतु अगर गोत्र के प्रवर्तक ऋषियों को हजारों साल बीत गए तो प्रवरों के प्रवर्तकों को तो उससे भी अधिक समय बीत गया होगा। इस दृष्टि से अगर गोत्र में विवाह का निषेध निरर्थक है तो प्रवर में विवाह का निषेध तो उससे भी अधिक निरर्थक है। हिंदू समाज में 1946 तक सगोत्र विवाह अवैध समझे जाते थे। 1946 में सगोत्र विवाह वैधता कानून के पास हो जाने के बाद सगोत्र विवाह वैध हो गए। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।